प्रातर्नमामि तरणिं तनुवामनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वक सुरैर्नतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचन विनिग्रह हेतुभूतं त्रैलोक्यपालन परम त्रिगुणात्मकं च। सुप्रभातम कार्यक्रम में आप सभी को सादर एवं सस्नेह नमस्कार। कार्यक्रम के आज के अंक में मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। आइए अविलंब शुरू कर लेते हैं आज का यह अंक। सुप्रभातम कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले जान लेते हैं अपने पहले प्रभाग के माध्यम से आज की तिथि, वार एवं नक्षत्र को। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, पौष मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, बृहस्पतिवार, भरणी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। मित्रों, सूर्य समस्त अतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल आदि 14 लोकों को ऊर्जा प्रदान करता है। इस जगत के अंश के रूप में हम सभी विशेषतः भारतीय प्रातःकालीन सूर्य को परम पवित्र व परम लाभदायक मानते हैं। सूर्य की भांति ही महत्ता हमारी संस्कृति में सज्जनों की भी है। सत्संग शब्द का शाब्दिक अर्थ है सताम संगः, अर्थात सज्जनों का साथ। जीवन की सबसे बड़ी सीख है कि हम अच्छे हों या बुरे, सक्रिय हों या निष्क्रिय, हर स्थिति में सज्जनों का साथ देने से हमारा ही कल्याण होता है। यही भाव लिए है हमारा आज का सुभाषित। सतां हि दर्शनं पुण्यं तीर्थभूताश्च सज्जनाः कालेन फलते तीर्थं सद्यः सज्जन संगतिः। सज्जनों के दर्शन से ही प्रसन्नता प्राप्त होती है, क्योंकि सज्जन साक्षात तीर्थ स्वरूप होते हैं। वस्तुतः तीर्थ की महिमा तो समय आने पर प्रतिफलित होती है, पर सज्जनों की संगति तो तत्काल फलदायिनी प्रतीत होती है। Even the sight of the noble ones gives happiness just like holy places, but one has to travel to holy places in order to find joy, while mere acquaintance of the noble ones brings joy immeasurable. महाकुंभ मेला जो प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है, केवल करोड़ों लोगों का एक अद्वितीय समागम ही नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो मानव अस्तित्व के गहरे अर्थ में उतरती है। प्राचीन पौराणिक कथाओं में उल्लेखित महाकुंभ मेला एक गहरा आंतरिक अर्थ रखता है जो आत्म साक्षात्कार, शुद्धिकरण और आध्यात्मिक ज्ञान की अनंत खोज की प्रतीकात्मक यात्रा के रूप में कार्य करता है। आइए जानते हैं महाकुंभ के इतिहास पर आधारित हमारी यह विशेष रिपोर्ट भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में। कुंभ मेले का वर्णन ऐतिहासिक किताबों में माघ मेला या प्रयाग स्नान के नाम से होता है, पर हमारे ग्रंथों जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद या अन्य पौराणिक ग्रंथों में माघ मेला या कुंभ मेले के पीछे की कहानी जरूर बताई गई है। और आज इसी कहानी के अनुसार माघ मेला, जो अब कुंभ मेले के नाम से लोकप्रिय है, इन पौराणिक किताबों में कुंभ को अमृत से भरे हुए घड़े के रूप में बताया गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार आदिकाल से लेकर आज तक कुंभ मेला बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि ऋषि दुर्वासा ने सभी देवी देवताओं को श्राप दे दिया था, जिससे वह सभी शक्तिहीन हो चुके थे और अपने स्वर्ग लोक को छोड़ नीचे धरती पर एक आम इंसान की तरह रहने लगे थे। तो वहीं दूसरी ओर उनके स्वर्ग लोक पर राक्षस कब्जा करके पूरी सृष्टि का विनाश कर रहे थे। देवता राक्षसों के सामने काफी कमजोर हो चुके थे और वह किसी हाल में उन्हें हरा नहीं सकते थे। ऐसा देखते हुए गुरु ब्रह्मा ने देवताओं को एक सुझाव दिया कि अगर वह अमृत का रसपान कर लेते हैं तो उनकी खोई हुई शक्तियां वापस आ जाएंगी
और वह राक्षसों को हराकर अपने स्वर्ग लोक पर वापस कब्जा कर सकते हैं। पर ऐसा करने में एक दुविधा थी, क्योंकि वह अमृत स्वर्ग लोक में ही मौजूद था और उसे पाने के लिए देवताओं को राक्षसों की मदद लेनी पड़ेगी। ब्रह्मा जी के सुझाव को मान सभी देवी देवताओं ने राक्षसों से मदद मांगी और उसके बदले में उन्हें आधा अमृत देने का वादा किया। अमृत का लालच देख सभी राक्षस देवताओं के साथ अमृत की खोज में शामिल हो गए और इसी खोज में स्वर्ग लोक में समुद्र मंथन किया गया, जिसके बाद अमृत उत्पन्न हुआ। लेकिन जैसे ही अमृत से भरा कलश मिला, देवता और राक्षस दोनों ही उसे पूरा का पूरा हड़पना चाहते थे और इसके बाद देवता राक्षसों की आंख में धूल झोंककर अमृत पर कब्जा पाने में सफल हुए और वह अमृत लेकर दौड़ पड़े। इसके बाद राक्षसों ने भी उनका पीछा करना शुरू किया और यह सिलसिला 12 दिनों तक चला, जो मानव जाति के लिए 12 वर्ष के बराबर होता है। लेकिन देवताओं द्वारा अमृत लेकर भागने के दौरान कलश से अमृत की 4 बूंदें स्वर्ग से धरती पर जा गिरी और माना जाता है कि अमृत बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज की त्रिवेणी संगम, उज्जैन की क्षिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में गिरी और इसी कारण कुंभ मेला हर 12 वर्ष के अंतराल पर इन 4 जगहों पर आयोजित किया जाता है। समुद्र मंथन के समय जब विष भी निकला, अमृत भी निकला, 14 रत्न भी निकले, ऐरावत भी निकला, बहुत कुछ निकला, तो उस अमृत को पान करने के लिए देवता और असुरों में लड़ाई होने लगी। 12 दिन तक चला यह युद्ध। देवताओं के 12 का तात्पर्य हमारे 12 वर्ष, और अमृत जब लेकर के भाग रहे थे तो उसमें से कुछ छींटे गिरे। तो हमारे उन वैज्ञानिक ऋषियों ने उसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए 12 स्थान पर ये छींटे गिरे थे, जिसमें 4 स्थान हमारे पृथ्वी लोक पर थे। ये 4 पृथ्वी लोक पर जो स्थान हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिष गणना के बाद जब कुंभ मेले का समय आता है तो यह नदियां वही अमृत का रूप धारण करती हैं, जिसमें नहाने से लोगों के सभी पाप हमेशा हमेशा के लिए धुल जाते हैं। इसलिए महाकुंभ सनातन धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र मेला है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम भी कहा जाता है, जहां पर करोड़ों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में महाकुंभ के बारे में जानने के बाद अब बढ़ते हैं अपने अग्रिम प्रभाग की ओर, स्वास्थ्य प्रभाग की ओर। ट्रांसफ्यूजन यानी रक्त चढ़ाना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कई ऐसी स्थितियां हैं जिनमें रक्त चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। क्यों आवश्यक है रक्तदान करना? स्वैच्छिक रक्तदान की क्या उपयोगिता है और कैसे होती है रक्तदान की प्रक्रिया? आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। रक्त हमारे शरीर में उपस्थित जीवनदायी तरल पदार्थ है जो जीवन का आधार है। रक्त मानव शरीर के लिए आवश्यक है। रक्त एक शारीरिक तरल संयोजी ऊतक द्रव है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार प्रवाहित होता रहता है। रक्त प्लाज्मा व रक्त कणों से मिलकर बनता है। रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं: लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कण श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से श्वसन अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से व्यक्ति को अनीमिया का खतरा हो जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं हानिकारक तत्वों व बीमारी पैदा करने वाले रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करती हैं। प्लेटलेट्स रक्त वाहिकाओं की सुरक्षा तथा खून बनाने में सहायक होते हैं। कई ऐसी स्थितियां हैं जिनमें रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है और रक्त चढ़ाकर व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। रक्तदान करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप बड़े अस्पतालों में जाएंगे, कैंसर के पेशेंट होते हैं, ट्रॉमा के पेशेंट होते हैं, जाए प्रेगनेंसी लेडीज़ होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा रक्त की ज़रूरत होती है। रक्तदान के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर आप रक्तदान से पहले 4 घंटे से पहले खाना खा के आएँ, उससे पहले आप अच्छा खासा पानी पिए,
तो हम आपसे 350 ml या 450 ml रक्त निकालते हैं, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती। एक नॉर्मल इंसान के शरीर में 5000 से 6000 ml का रक्त होता है, 5 से 6 लीटर का। उसमें से 350 या 450 ml रक्त निकलता है, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं होती। रक्तदान की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। हम जब भी आप किसी भी रक्तदान केंद्र में आते हैं, तो हम आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद आपकी हेल्थ चेक करते हैं, आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, उसके बाद फिर आपसे रक्त लिया जाता है। एक बार जब आप रक्तदान करते हैं, तो उसको दोबारा आपके शरीर में पूरा तरीके से बनने के लिए 3 महीने का समय लगता है एक मेल में, जबकि फीमेल में 4 महीने का समय है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, पीड़ित, अविकसित बच्चे, जटिल ऑपरेशन से गुजर रहे रोगी में रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज और हीमोफीलिया जैसी बीमारियों में जीवन भर नियमित रूप से रक्त चढ़ाना पड़ता है। हम किसी भी व्यक्ति से रक्त लेते हैं, तो उससे पहले उसकी कुछ जांच करते हैं किसी को चढ़ाने से पहले। सबसे पहले हम उसमें HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया और सिफिलिस, जो कि 5 ज़रूरी जांचें हैं जो रक्त के द्वारा किसी भी पेशेंट में ट्रांसफ्यूज हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, तो उसको बचाने के लिए उसकी जांच करते हैं। उसके बाद हम उसका ब्लड ग्रुप करते हैं, और जब किसी पेशेंट की हमारे पास रिक्वेस्ट आती है कि उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो उससे पहले हम जो आपने रक्त दिया है और पेशेंट का जो रक्त है, दोनों को मैच करके देखते हैं। जब पूरी तरह से मैच होता है, तभी हम पेशेंट को इश्यू करते हैं और ट्रांसफ्यूज करते हैं। रक्तदान एक सरल प्रक्रिया है जिसमें लगभग 20 मिनट का समय लगता है। इस प्रक्रिया के दौरान रक्तदाता को किसी प्रकार की समस्या या तकलीफ नहीं होती। वो आधे घंटे में ही घर जा सकता है। रक्तदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है और 65 साल से कम है। रक्तदान से पहले आपको यही ध्यान रखना है कि आपने कुछ खाना खाया हो और पानी अच्छे से पिया हो। अगर आपको कोई लंबी बीमारी चल रही है, जैसे दिल की बीमारी है या दिमाग की बीमारी है, या आपको कोई कैंसर है, कोई हार्ट अटैक पहले आया हो, तो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, या आपको कोई डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है, लेकिन आप दवाइयों के बेसिस पे वो कंट्रोल्ड है, कोई इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, तो आप उसमें रक्तदान कर सकते हैं। आप आगे आइए, वॉलंटरी स्वेच्छित रक्तदान करिए। स्वेच्छित रक्तदान बहुत ही सुरक्षित रक्तदान होता है, उससे आप करिए, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और उससे जो हमारे मरीज हैं, उनको जो कंटिन्यूसली आपके रक्त के बेसिस पे ही जिंदा रह सकते हैं, जिनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया पेशेंट, तो उनके लिए उनकी रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है। हर स्वस्थ व्यक्ति 3 महीने में एक बार रक्तदान कर सकता है। 1 यूनिट रक्त में 4 लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सकता है। आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियों को बचा सकता है। रक्तदान अवश्य करें। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। तो स्वास्थ्य प्रभाग में हमने जाना कि रक्तदान है महादान, और इसमें हम सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए DD न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड। इसमें जिसका नाम लिखा है, बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है, बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली।
विराम के बाद आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में अब बात योग की। नियमित योगाभ्यास करने से शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं अपने इस योग प्रभाग में कि हमारे जो संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार सही तरीके से अगर हम करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन कौन सी यौगिक क्रियाओं को हमें करना है। आइए जानते हैं इस योग प्रभाग के माध्यम से। स्वस्थ रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह परफेक्टली हो, और शरीर में रक्त का प्रवाह परफेक्टली हो उसके लिए ज़रूरी है कि शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह परफेक्टली हो। जितना अधिक ऑक्सीजन हम शरीर में लेंगे उतना अधिक हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होगा। पर होता क्या है, हम अक्सर ऐसे झुके हुए रहते हैं, चेस्ट को कॉन्ट्रैक्टेड रखते हैं, और अब तो जब से मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने लगे अक्सर लोग ऐसे ही रहते हैं। तो ऐसे जब आप बैठते हैं तो आपके चेस्ट एक्सपैंड होती है और ऑक्सीजन का फ्लो बाधित हो जाता है। उसको अबाधित रूप में लेने के लिए सबसे पहले चेस्ट का एक्सपेंशन करें। यानी पहला काम, योग का सबसे पहला नियम होता है अपनी मेरुदंड यानी अपनी रीढ़, पिलर है इस ह्यूमन बॉडी का, आपका जो स्पाइन है उसी पर शरीर टिका हुआ है। तो अपनी रीढ़ को हमेशा सीधा रखें, चाहे बैठे हुए हैं चाहे खड़े हुए हैं। चेस्ट को एक्सपैंडेड रखें। दिन में जब भी समय लगे इस तरह से डीप ब्रीदिंग कर लें। फिर ब्लड के सर्कुलेशन को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अक्सर नीचे की तरफ रहता है। हालांकि हमारी शरीर की संरचना ऐसी है कि अगर हम प्राकृतिक जीवन जीते हैं तो रक्त का संचार शरीर में होने लगता है, लेकिन फिर भी अभी जीवन तो प्राकृतिक आप नहीं जी रहे ना, बहुत सारे आर्टिफिशियल तरह की जीवन जी रहे हैं, आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स में रहते हैं। तो हमको पॉपुलर क्रिया करनी है विच इज घर्षण क्रिया। घर्षण क्रिया में रात्रि में सोने से पहले आप इसे करें, ये बहुत लाभकारी क्रिया है और आपके हर रोग का निवारण इसमें छुपा और प्रत्येक व्यक्ति इसे कर सकता है। थोड़ा सा नारियल का तेल लीजिए और अपने हाथों में लेकर के सबसे पहले अपने हाथों को इस तरह से घर्षण करते रहिए। तब तक यहाँ पर हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं और अगर आप यहाँ अच्छे से घर्षण करेंगे, यहाँ पर से आप महसूस करते हैं क्योंकि सिग्नल्स हमारे ब्रेन में जाते हैं। तो जब आप घर्षण क्रिया का अभ्यास करते हैं ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में बेहतर तरीके से होने लगता है। इस तरह से रब कीजिए। कम से कम 10 बार रब करने के बाद फिर एक एक उंगली को ऐसे दबा करके हल्का हल्का प्रेस करते रहिए। इस तरह से 3-3 बार हर उंगली को दोनों हाथ की हम कर लेते हैं। ये कर लीजिए। फिर तीसरे स्टेप में हम पीछे से भी अपनी हथेलियों को घर्षण करते हैं। ऐसा कर लीजिए। अब ये सिर्फ हाथों पर ही नहीं करना, इसी तरह से थोड़ा सा तेल लेकर के अपना पैर लेंगे और पैर पर भी घर्षण करेंगे और एक एक उंगली को उसी तरह से खींच देंगे। ये बहुत सरल सा काम अगर आप अपनी हथेलियों पर और अपने तलवों पर रात्रि में घर्षण करके सोते हैं, आपके पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन परफेक्टली होता है। दूसरा काम करना है भारत योग की करतल गति। बहुत सरल है। ताली तो आप सब बजाते हैं ना, बस अपने अचीवमेंट्स, अपनी खुशी के लिए ताली बजाइए और अपने आप को बताइए कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे पास ये सांस है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैंने आज के नया दिन देखा, ये जीवन है, ये शरीर है। तो दोनों हाथों को इस तरह से उंगलियां खोल के और करतल करते जाएं। कम से कम 40 से 45 बार हमको करतल गति करनी चाहिए, करतल करना चाहिए और फिर हथेलियों को ढीला छोड़ दीजिए। ये बहुत सरल से आसान से काम आप प्रतिदिन करें। घर्षण क्रिया रामबाण है आपकी हर समस्या का। हमने बहुत सीवियर से सीवियर प्रॉब्लम्स भी घर्षण क्रिया के माध्यम से सॉर्ट आउट करी हैं प्रभु की कृपा से। आप भी घर्षण क्रिया करें, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा। और माइल्ड वॉकिंग ज़रूर अपने रूटीन में ऐड कीजिए, प्राणायाम ज़रूर कीजिए। और कार्यक्रम में अब समय संस्कृत की पाठशाला का। संस्कृत की पाठशाला में आज का पाठ पढ़ने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी नरेंद्र दत्त मिश्र के पास। नमोस्तु सर्वेभ्यः संस्कृतप्रियेभ्यः संस्कृतपाठशालायाः अभिनवायां कक्षायां समेषां स्वागतं करोमि। अहं नारायणदत्तमिश्रः। संस्कृत की कक्षा में संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों को जानने की श्रृंखला में आज संख्या 6 के संस्कृत प्रयोगों को अच्छे तरीके से जान लेते हैं। संख्या 6 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं षट। और यहाँ ध्यान दीजिए कि 6 शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग स्वरूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात सभी लिंगों में 6 के लिए संस्कृत शब्द होगा षट।
तो संख्या 6 से जुड़े इस विशेष तथ्य को जान लेने के बाद आइए तीनों ही लिंगों में एक समान स्वरूप वाले षट या षड शब्द का कुछ वाक्यों के साथ कर लेते हैं प्रयोग। सबसे पहले संख्या 6 का पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग हम कुछ ऐसे कर सकते हैं। क्रिकेट क्रीडांगणे षट अथवा षड धावनांकाः मनोमोहकाः भवन्ति, जिसका अर्थ है क्रिकेट के मैदान पर 6 रन्स या छक्का मन को मोहने वाले होते हैं। अब 6 का संस्कृत वाक्य प्रयोग संस्कृत में कुछ यूं कर सकते हैं। पुराणानुसारम कार्तिकेयस्य षड मातरः मन्यन्ते, जिसका अर्थ है पुराणों के अनुसार कार्तिकेय की 6 माताएं मानी जाती हैं। संख्या 6 का संस्कृत वाक्य प्रयोग नपुंसक लिंग में हम कुछ यूं कर सकते हैं। संस्कृत वाङ्मये षड दर्शनानि मुख्यानि स्वीक्रियन्ते, जिसका अर्थ है संस्कृत वाङ्मय में मुख्य रूप से 6 दर्शन स्वीकारे जाते हैं। यहाँ हम आपको पुनः याद दिला रहे हैं कि संस्कृत में 3 या उससे अधिक की संख्या को हम बहुवचन कहा करते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। बहु अर्थात बहुत, जहाँ 2 को हम बहुत नहीं कह सकते। यह और बात है कि संसार की अधिकतर भाषाओं में एक वचन के बाद यानी सिंगुलर के बाद प्लूरल ही मान लिया जाता है, जहाँ 2 इस संख्या को भी बहुवचन स्वीकारा जाता है। ऐसे में आप संस्कृत के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की वैज्ञानिकता को अधिक स्पष्टता के साथ समझ सकते हैं। खैर, इस बारे में हम आप सभी को विस्तार से बताएंगे। तो संस्कृत में बहुवचन के सिद्धांत को जान लेने के बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे शब्दों के साथ 3 या उससे अधिक संख्याओं का प्रयोग कर लिया जाए तो व्यक्ति भ्रम की स्थिति से निकल सकता है, अर्थात वहां संख्या का भ्रम नहीं रहेगा। जैसे षड बालकाः, षड बालिकाः, षट स्थानानि, इन जैसे प्रयोगों में षट इस संख्या का प्रयोग किया जाना अत्यावश्यक है, यह सिद्ध हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। यदि संख्या 6 की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के भेद के साथ कुछ यूं कहेंगे। जैसे 6 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहा करते हैं छठा या छठी, जैसे संस्कृत में हम कहेंगे पुल्लिंग में षष्ठः, स्त्रीलिंग में षष्ठी और नपुंसक लिंग में षष्ठम। यहां ध्यान रखना है कि षष्ठी के स्थान पर गलती से षष्ठी या षष्टिका और षष्ठम के स्थान पर गलती से षष्ठमः जैसे प्रयोग हमें नहीं करने हैं। तो आइए 6 इस संख्या के पूर्णार्थक स्वरूपों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के क्रम से वाक्यों द्वारा कर लेते हैं अब अभ्यास। भारत के 6ठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतस्य षष्ठः राष्ट्रपतिः नीलम संजीव रेड्डी इत्यसौ आसीत्। कहां और किस महीने में सूर्य षष्ठी मनाई जाती है? इसे संस्कृत में कहेंगे क्व कस्मिन् मासे च सूर्य षष्ठी आचर्यते। जनसंख्या की दृष्टि से ब्राजील का स्थान 6ठा है। इसके लिए संस्कृत वाक्य का स्वरूप होगा जनसंख्यायाः दृष्ट्या ब्राजील देशस्य स्थानम षष्ठम अस्ति। तो आज आप सभी संख्या 6 के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हुए परिचित। अब संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में जानेंगे अगली संख्या के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप के बारे में। तावत् दीयताम् अनुमतिः पुनर्दर्शनाय। नमो नमः। सुप्रभातम कार्यक्रम की वृत्त प्रस्तुति श्रृंखला में आज इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। साथ ही सर्दी के इस मौसम में स्वयं का संरक्षण करते हुए अपनी सांसारिक यात्रा का संसरण करते रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें डीडी न्यूज़। नमस्कार।